नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीबीएमपी अधिकारी गंगा धरैया के घर पर लोकायुक्त का छापा, केश जेवर सहित अन्य सामान बरामद। देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के डेथ वारंट वाले बयान पर किया पलटवार। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, 4 लाख से ज्यादा लोगों को कराया गृह प्रवेश। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत, अब निचली अदालत में पेशी से मिला छुटकारा। दिल्ली सरकार की श्रमिकों को सौगात, बसों में फ्री का सफर, बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग। विपक्षी एकता को मजबूती देने में जुटे नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के एक अधिकारी के आवास पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। बीबीएमपी अफसर एडीटीपी गंगा धरैया के घर पर की गई रेड के दौरान टीम को भारी मात्रा में कैश और जेवर बरामद हुए हैं। बेंगलुरु से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित यलहंका में गंगा धरैया का आवास है, जहां लोकायुक्त टीम कार्रवाई कर रही है। लोकायुक्त एसपी ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीबीएमपी अधिकारी गंगा धरैया के घर पर छापा मारा गया। कई डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ नकदी, जेवरात सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के लिए नेता संजय राउत की डेथ वारंट वाली टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। एक कुश्ती कार्यक्रम में फडणवीस ने राउत का नाम लिए बिना मराठी में बोलते हुए कहा कि कुछ लोग सुबह 9 बजे उठकर कुश्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राजनीति में भी कुश्ती चल रही है। हम सभी जानते हैं कि कुछ पहलवानों को कुश्ती में डोपिंग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब राजनीति में भी कुछ लोग आज सुबह 9 बजे उठकर कुश्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पहलवान डोपिंग करते हैं उन्हें अंततः खेल से बाहर होना ही होता है। केवल असली पहलवान जीतते हैं। फडणवीस ने आगे कहा, हमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से लड़ाई जीती। हमें आशीर्वाद देते रहे ताकि हम 2024 में लोकसभा चुनाव में फिर से जीत सके। शरद पवार के महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर दिए बयान पर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी। शिंदे ने कहा, शरद पवार जो कहते हैं उसमें गंभीरता हो। एनसीपी नेता शरद पवार ने रविवार 23 अप्रैल को अमरावती में कहा था कि आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, लेकिन कल क्या होगा ये नहीं कह सकते। शरद पवार के बयान पर जब सीएम एकनाथ शिंदे से पूछा गया तो उन्होंने कहा, शरद पवार साहब बड़े ही अनुभवी नेता है, उनका ये बयान महत्वपूर्ण है। वो जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती, जिसको जो सोचना है वो सोचे। मैं इतना ही कहूंगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार रविवार को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में थे। यहाँ उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। पवार ने कहा, आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करें, पर इच्छा से क्या होता है। आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, आगे अघाड़ी रहेगी या नहीं इस पर चर्चा नहीं हुई। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में सोमवार की सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोग झुलस गए। इस आग में 3 अन्य घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि आग सोनेगांव निपानी ग्राम पंचायत MIDC क्षेत्र के कटारिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में 11 बजे लगी। आग लगने के बाद तुरंत दमकल को खबर की गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि इस आग में 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और आग पर काबू भी पा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। SAF ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। पीएम मोदी ने कहा, हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं। काम के दायरे भले ही अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है, जनसेवा से राष्ट्र सेवा। आजादी के समृद्ध काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बिदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बिदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उन्होंने मजदूरों के लिए मकान व हॉस्टल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज श्रम विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने विभाग को आदेश दिया कि सरकारी सुविधाओं और योजनाओं को दिल्ली में पंजीकृत सभी 13 लाख श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए काम हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत। दरअसल इस मामले में राहुल गांधी को पटना के निचली अदालत में चल रहे केस में 25 अप्रैल को होने वाली पेशी से छुटकारा मिल गया। इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। दरअसल राहुल गांधी पर मोदी सरनेम के मामले में सुशील मोदी ने पटना में मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी को बुधवार को ही अदालत में पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। राहुल गांधी के वकील ने अदालत से 25 अप्रैल को हाजिर होने का समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने रजामंदी दे दी। हालांकि अब राहुल गांधी के वकील अंशुल ने बताया कि पटना हाईकोर्ट ने पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी। ऐसे में अब राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होंगे। हम लोगों ने अदालत में बताया कि सूरत कोर्ट से इस मामले में फैसला आ गया है, इसलिए इस मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी ताकतों को एकजुट करने का जिम्मा लिया है, उन्होंने सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व सांसद राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली की उनकी यात्रा के बाद हुई। इस बैठक को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की नींव रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों हुई बैठकों के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी एकता और वैचारिक लड़ाई के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनोखा आयोजन हुआ। इस आयोजन में 60 से ज्यादा बसंत पार कर चुके बुजुर्गों ने दोबारा शादी। विश्व में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया। इसमें 61 दंपतियों ने पूरे रीति रिवाज से दोबारा शादी की परंपरा निभाई। इनका परिणय उत्सव ठीक वैसे ही मनाया जाएगा जैसा पहली बार हुआ था। शादी के निमंत्रण कार्ड छपवाए गए और सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान खजराना गणेश को पहला न्योता समर्पित किया गया। इस समारोह में देश के 8 राज्यों के ऐसे युगल शामिल हुए जिनके विवाह को 60 साल पूरे हो चुके। इनमें इंदौर के 20 युगल और 41 युगल राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के थे। इनमें सबसे कम आयु वाले युगल की उम्र 75 साल और सबसे अधिक आयु वाले युगल की उम्र 90 साल थी। इंदौर के निजी होटल में हुए इस महोत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करने की तैयारी है। इस आयोजन के प्रमुख संयोजक मोहनलाल बंसल 77 साल के हैं। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को उनकी शादी को 60 साल पूरे हो रहे थे। पहले हम इंडोनेशिया जाने वाले थे, लेकिन दोस्त के साथ बातों बातों में इस तरह के आयोजन का विचार निकल कर आया। जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के प्रदर्शन के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय ओलंपिक संघ एक तदर्थ समिति बनाएगा और यही समिति अगले 45 दिनों में कुश्ती संघ का चुनाव पूरा कराएगी। समिति तब तक कुश्ती संघ का रोज का कामकाज भी देखेगी। जनवरी में बनाई गई ओवरसाइट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में ओवरसाइट कमेटी ने 3 बातें पाई। यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर समाधान के लिए उचित फोरम और प्रक्रिया नहीं है। कुश्ती संघ और खिलाड़ियों समेत सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता हो, साथ ही संघ और खिलाड़ियों के बीच बेहतर संवाद हो। इसी के साथ ओवरसाइट कमेटी का काम समाप्त हो गया। ऐसे में 7 मई को संघ का चुनाव होना था, उसे रद्द कर दिया गया। अब नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा। आईओ एक तदर्थ समिति बनाए और 45 दिनों के भीतर चुनाव कराए। तब तक संघ का काम भी तदर्थ समिति ही देखेगी। समाजवादी पार्टी के चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए यूपी बीजेपी ने नया गाना लॉन्च कर दिया है। इस गाने में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समेत कई गुंडों और माफियाओं का जिक्र है। बीजेपी के इस नए गाने के जरिए अखिलेश यादव पर अपनी पिछली सरकार के दौरान गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने और उन्हें नेता बनाने का आरोप लगाया है। यूपी बीजेपी ने अपने नए गाने के माध्यम से ये कहने की कोशिश की है कि गुंडे बदमाशी चाहते हैं कि राज्य में वापस अखिलेश यादव की सरकार में ही ऐसे लोग पनपे। ये गाना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिरी में एक बार फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीबीएमपी अधिकारी गंगा धरैया के घर पर लोकायुक्त का छापा, केश जेवर सहित अन्य सामान बरामद। देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के डेथ वारंट वाले बयान पर किया पलटवार। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। 4 लाख से ज्यादा लोगों को कराया गृह प्रवेश। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत, अब निचली अदालत में पेशी से मिला छुटकारा। दिल्ली सरकार के श्रमिकों को सौगात, बसों में फ्री का सफर, बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग। विपक्षी एकता को मजबूती देने में जुटे नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। केपी न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।